तैश में आकर गांधी वाड्रा की शान में गुस्ताखी करते हुए इस्तीफा देने वाले, फिर भरी सभा में सीएम चन्नी की ऐसी तैसी करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आखिरकार कांग्रेस झुक ही गई। सूत्र बताते हैं कि उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। मतलब फिर ये साफ हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिसको चाहे जितना चाहे बेइज्जत करे, उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पंजाब के ट्विटर पेज पर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। 2 दिन में वहां लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से पोस्ट डाली जा रही हैं। लेकिन इसमें खास ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान के रूप में दिखाया जा रहा है और उनके द्वारा लखीमपुर में किए गए प्रयासों को भी उनके नाम से ही पोस्ट किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के पेज पर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान दिखाया जाना भी ये बताता है कि सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और सिद्धू भी इसे लेकर काफी खुश हैं। पंजाब कांग्रेस का ऑफिशियल पेज, जिस पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के हो रही गतिविधियां दर्शाई जाती हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद इस पर उनके कार्यक्रम ही ज्यादातर बताए जाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद इस पर उनके कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट तो किया, लेकिन सिद्धू को कभी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से चंडीगढ़ में धरना दिया गया था, लेकिन उनमें भी ये लिखा गया कांग्रेस नेता और वर्कर धरना देते हुए, लेकिन कहीं भी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, धरने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दी गई गिरफ्तारी को भी वर्कर्स और लीडर्स की तरफ से दी जाने वाली गिरफ्तारी बताया गया। कहीं भी इस धरने का श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दिया गया। अब पंजाब कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की पोस्ट डाली जा रही है। जब सिद्धू लखीमपुर के लिए निकले और उनकी भूख हड़ताल को भी इस पर दिखाया गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को आगे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान भी लिखा गया है और पूरे कार्यक्रम का श्रेय भी उन्हें दिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच की दूरियां हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद कम हो गई हैं। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर आमने सामने हैं। वजह दुर्गा पूजा का पंडाल है, जिसे कलात्मकता के नाम पर जूतों और चप्पलों से सजाया गया। शुवेंदु अधिकारी का मानना है कि ये माता दुर्गा का अपमान है। जूतों से सजे पंडाल को देखकर भड़के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने जूतों से सजे पंडाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। संस्कृति के नाम पर कुछ भी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता ने ट्वीट किया कि कलात्मकता, स्वतंत्रता के नाम पर मां दुर्गा का अपमान करने का जघन्य कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानगर से सटे दमदम पार्क में एक दुर्गा पंडाल को जूतों से सजाया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया कि दमदम पार्क में एक दुर्गा पूजा पंडाल को जूतों से सजाया गया है। यह जघन्य कृत्य है। मैं मुख्य और गृह सचिव से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल में षष्ठी से पहले जूते निकलवा दिए जाएं। इससे पहले शुवेंदु अधिकारी ने दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया था, क्योंकि बंगाल की ममता सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस जमीन पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है वह राज्य सिंचाई विभाग की है। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार ने इजाजत देने से ही मना कर दिया था। दमदम पार्क के पंडाल की थीम कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन की थीम पर बनाया गया, जिसमें पंडाल में सैकड़ों चप्पल जूते हैं जो प्रदर्शन के बाद के दृश्य को दर्शाते हैं। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई होने पर कई लोगों के चप्पल जूते छूट जाते हैं। मुख्य पंडाल में धान की प्रतिकृति है जो छत से लटक रही है। बंगाल सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी टकराव के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल और शुवेंदु अधिकारी के बीच विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। राज्यपाल धनखड़ ने खुद ट्वीट करके मुलाकात की तस्वीर को साझा करते हुए इसकी जानकारी दी।
राज्यपाल की ओर से बताया गया कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात के दौरान ममता सरकार से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की। हालांकि इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया कि आखिर इस दौरान किन किन मुद्दों पर बात हुई। राज्यपाल और ममता सरकार के विभिन्न मुद्दों पर टकराव जारी है। अभी हाल ही में राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों को शपथ दिलाने का अधिकार भी वापस ले लिया था। राज्यपाल ने खुद विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। बंगाल विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार था जब राज्यपाल ने खुद नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे का आमना सामना आखिर हो ही गया। एक दूसरे के विरोधी नेता जब आमने सामने हुए तो जोरदार सियासत भी हुई और तीखे जुबानी तीर भी चले। नारायण राणे ने मौका मिलते ही उद्धव ठाकरे को खरी खरी सुना दी। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे पर हमला करने से लेकर राणे की गिरफ्तारी तक महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म हो गई थी। इस घटना के बाद पहली बार दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने हुए। ये पहली बार है जब दोनों नेता राणे के 16 साल पहले शिवसेना छोड़ने के बाद एक साथ मंच पर आए। पहले दोनों शिवसेना में साथ थे, लेकिन राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे से उनके रिश्तों में तल्खी आ गई। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राणे की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि के बीच दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। राणे ने कार्यक्रम में उन कामों की चर्चा की जिन्हें 1990 में पहली बार उनके यहां से विधायक चुने जाने के बाद किया गया है। राणे ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के निर्देश पर जब उन्हें जिले का प्रभारी बनाया गया तब यहां अच्छी सड़क नहीं थी, पानी और शिक्षा की उचित व्यवस्था इलाके में नहीं थी। राणे ने दावा किया कि जनता जानती है किसने काम किया। उद्धव जी, मैंने सब कुछ साहेब बाल ठाकरे से सीखा। उन्होंने दावा किया कि आज भी चिपी के पास पानी या बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है और यहां तक हवाई अड्डे के लिए उचित सड़क नहीं है। उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए राणे ने कहा कि दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो झूठ से नफरत करते थे, झूठ बोलने वालों की परवाह नहीं करते थे। राणे के तंज पर पलटवार करते हुए ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब झूठ पसंद नहीं करते थे, इसलिए कई बार ऐसे लोगों को शिवसेना से बाहर निकाला। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि अगर कड़वा भी हो तो उसे कह देना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि इस तथ्य पर भी मंथन करना चाहिए कि इस हवाई अड्डे को बनने में क्यों इतना समय लगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि कोंकण को कैलिफोर्निया में बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इसके बाद राणे के मंत्रालय को लेकर निशाना साधा। राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मंत्री हैं, इसलिए अगर ये सूक्ष्म और लघु है तो क्या हुआ, ये अहम मंत्रालय है, आपको इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के लाभ के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिपी में हेलीपोर्ट होना चाहिए जिसका इस्तेमाल पर्यटन के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कभी राजनीति को कार्य से नहीं मिलाते और जब राणे ने उनसे सिंधुदुर्ग जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए धन आवंटन हेतु संपर्क किया तो तुरंत उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नुसरत जहां के रिश्ते यशदास गुप्ता के साथ भले ही बेहतर चल रहे हों, लेकिन शायद ममता बनर्जी के साथ नहीं। वजह बीजेपी है। असल में यशदास गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब वे नुसरत जहां के बच्चे के पिता भी बन गए हैं। तो ये बात ममता बनर्जी को चुभ गई और नुसरत जहां को उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया। यही हाल बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो का भी हुआ। ममता बनर्जी ने उन्हें भी किनारे लगा दिया। असल में बीजेपी के नाम से ही भड़कने वाली ममता ऐसे किसी को अपने करीब फटकने नहीं देना चाहती जिसके तार कभी न कभी बीजेपी से जुड़े रहे हों। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी विधायकों और उनके नेताओं को टीएमसी में शामिल कराकर ममता बनर्जी असल में उन्हें डंप करना चाहती हैं और आज नहीं तो कल उनके सियासी करियर को चौपट करने का इरादा भी रखती हैं।
टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बाबुल सुप्रियो, नुसरत जहां का नाम नहीं है। सुप्रियो और नुसरत जहां का नाम लिस्ट में नहीं होने से उनके समर्थकों में निराशा है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा था कि टीएमसी में सुप्रियो काफी सक्रिय भूमिका में होंगे। हालांकि भवानीपुर उपचुनाव के दौरान प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ प्रचार में वो नहीं उतरे। बताया गया कि टिब्रेवाल से दोस्ती के चलते उन्होंने प्रचार न करने का फैसला किया। नुसरत ने इस साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए काफी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में ममता ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। हाल ही में मां बनी नुसरत ने एक्टर यशदास गुप्ता और एक बीजेपी नेता के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। तृणमूल सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, देव, मिमी चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती और सयानी घोष स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। साथ ही सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम, सौगत राय, अरूप विश्वास जैसे अनुभवी तृणमूल नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। बीजेपी ने भी बंगाल उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य के बाहर के कई बड़े नेता भी शामिल हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, बिहार के सांसद गिरिराज सिंह, राज्य से पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी बंगाल के प्रमुख सुकांत मजुमदार जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर बंगाल के सांसद जॉन बारला और निशित प्रामाणिक और मटुआ समुदाय के मंत्री सांसद शांतनु ठाकुर को भी इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वोट के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने नोट तो खूब उड़ाए, लेकिन मुफ्त की दुकान खोलना अब केजरीवाल को काफी महंगा पड़ रहा है। असल में बिजली संकट की वजह से केजरीवाल अब अपने ही जाल में उलझ गए हैं, तो सीधे पीएम मोदी के दरबार में गुहार लगाने लगे। लेकिन लगता नहीं कि केजरीवाल की कोई दाल अब गलने वाली है, क्योंकि देश कोयला संकट से जूझ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पावर प्लांट्स के पास बिजली बनाने के लिए सिर्फ चंद दिनों का ही कोयला बचा है। दिल्ली के तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास महज एक ही दिन का कोयला बचा है। ऐसे में सरकार को मजबूरी में पावर एक्सचेंज से महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, ताकि आपका घर रोशन हो सके। हालांकि सरकार इसके लिए जनता से अतिरिक्त पैसे नहीं ले रही है, लेकिन ये कब तक चल पाएगा? यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में भारी बिजली कटौती होगी या सरकार अपनी जेब से खर्च कर लोगों को बिजली देगी? दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है और मदद की अपील की है। उस लेटर में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें पावर एक्सचेंज से 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यानी दिल्ली के लोगों को जो बिजली महज 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है, सरकार उसे 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से पावर एक्सचेंज से खरीद देती है। केजरीवाल सरकार को बिजली की परेशानी इतनी अधिक हो रही है कि उन्हें गैस स्टेशन पर निर्भर होना पड़ रहा है। वहीं दिक्कत इस बात की भी है कि गैस स्टेशंस के पास पर्याप्त एपीएम गैस नहीं है, जिससे वह पूरी क्षमता के साथ चल सकें। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार सस्ती बिजली क्यों देगी? बेशक बिजली का संकट है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन राज्यों में सरकार पर दबाव बनेगा कि वह महंगी बिजली खरीद कर भी जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराएं। हालांकि दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, जिससे उन्हें राजनीतिक रूप से कोई नुकसान हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये बिजली संकट लंबा चलता है तो चुनावी राज्यों में सरकारें इससे कैसे निपटती हैं और मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के पत्र पर क्या जवाब देती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बड़ी बैठक के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल और जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक सिर्फ श्रीनगर में ही 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि राज्य भर में ये गिनती 570 के करीब हो गई है। दूसरी तरफ एनआईए ने भी प्रदेश में कई जगह छापेमारी की और बहुत सारे शिक्षकों को समन किया है। कश्मीर घाटी में एक सप्ताह में 7 नागरिकों की मौत के बाद सुरक्षा बल ने श्रीनगर में अब तक 70 युवाओं को हिरासत में ले लिया है। इस बीच एनआईए ने आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी के तहत 15 से 16 स्थानों पर छापेमारी की और
40 शिक्षकों को पूछताछ के लिए समन भेजा। आतंकवाद विरोधी विंग के प्रमुख तपन डेका सहित आईबी के शीर्ष अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर श्रीनगर में पहुंचे हुए हैं और आतंकियों द्वारा की जा रही नागरिकों की हत्याओं के मामले पर तेजी से कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री ने ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को साफ की है कि जब तक इन गतिविधियों में आतंकियों को सजा नहीं होगी तब तक केंद्र शासित प्रदेश में कई लोग घूमेंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि जमाते इस्लामी और तहरीक-ए-हुर्रियत से लिंक रखने वाले लोगों को पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 400 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कश्मीर घाटी में पिछले दिनों आतंकियों ने 5 दिन में 7 लोगों की हत्या की थी। इनमें 2 शिक्षक भी थे जिनकी आईडी देखने के बाद उन्हें मारा गया और बाकी के जितने मुस्लिम शिक्षक थे उन्हें छोड़ दिया गया। इन घटनाओं ने घाटी के लोगों में डर भर दिया था। इसी कारण प्रशासन ने इन्हें राहत देने के लिए 10 दिन की आधिकारिक छुट्टी का ऐलान किया और आतंकियों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई को रफ्तार दी। इससे पहले कश्मीरी पंडितों के संगठन ने बताया कि वह कर्मचारी जिन्हें 2010 से 2011 में रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत जॉब दी गई थी, वो चुपचाप जम्मू जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहा है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिंकू ने बताया कि 500 से ज्यादा लोगों ने बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा के अलग अलग इलाकों से निकलना शुरू कर दिया है। इनमें कुछ कश्मीरी पंडित नहीं भी थे जिन्होंने जगह छोड़ने का फैसला किया। ये 1990 को दोहराया जा रहा है। ये भले दिख न रहा हो लेकिन पलायन चल रहा है और मुझे इसकी आशंका थी। हमने राज्यपाल कार्यालय में अपॉइंटमेंट मांगी लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रियंका वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि इनमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भारत में हर परिवार में झाड़ू लगाना एक घरेलू प्रथा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को भी फर्श पर झाड़ू लगाते देखा है। आप लोगों ने भी अपनी मां को फर्श पर झाड़ू लगाते देखा होगा। इसमें नई बात कौन सी है? शर्मा ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई महिला झाड़ू लगा रही है तो इसमें खबर क्या है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय परिवार में सुबह सुबह झाड़ू लगाने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका का झाड़ू लगाना एक ड्रामा था, अन्यथा कैसे कोई फोटोग्राफर वहां उनकी झाड़ू लगाते वीडियो बनाने के लिए मौजूद हो सकता है। लखनऊ से लखीमपुरी खीरी जाते समय प्रियंका को सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया जहां कमरे में झाड़ू लगाते हुए उनकी तस्वीर सामने आई थी। शर्मा ने कहा कि असम में सरकार की भू नीति के मुताबिक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम 1000 परिवार को 77,000 एकड़ जमीन को कब्जाने नहीं देंगे। बेदखली एक सतत प्रक्रिया है। शर्मा ने कहा कि असम में बहुत सारे लोग प्रवासी मुसलमानों को जमीन अतिक्रमण, स्वदेशी लोगों की संस्कृति और पहचान से जुड़ी कई समस्याओं की जड़ मानते हैं। ये स्वतंत्रता से पहले से चला आ रहा है। प्रवासी मुसलमानों की तरफ से स्थानीय लोगों के विश्वास को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि उनके प्रवासी मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। वाले विवादित बयान पर कहा कि वह जानते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, इसीलिए वह मुसलमानों से वोट मांगने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक समझौता किया है, वे हमको वोट नहीं देंगे इसीलिए मैं उनके इलाके में प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके क्षेत्र में सभी विकास कार्य करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि असम में 7 लाख घरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 4.5 लाख प्रवासी मुसलमानों के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुला ही ली और ये भी बता दिया कि इसमें कई मुद्दों के साथ संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इतनी सी खबर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे ग्रुप 23 के नेताओं को खुश करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी आसानी से उनकी सारी बातों को मान लेंगी, ये मुमकिन नहीं। और वैसे भी जब कार्य समिति की बैठक में सारे नेता जुटेंगे और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस बैठक में पार्टी के फैसलों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठ सकती है और संगठनात्मक चुनावों को तब तक के लिए तो टाला ही जा सकता है जब तक 5 राज्यों के चुनाव न हो जाएं। कांग्रेस को राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से अपना नियमित अध्यक्ष नहीं मिला है। अगस्त 2019 से सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा हैं। कांग्रेस ग्रुप 23 के नेताओं ने भी पार्टी में संगठनात्मक चुनावों के मुद्दे को बार बार उठाया। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने पहले ही मतदाताओं की सूची जमा करा दी है और AICC सदस्यों के लिए डिजिटल कार्ड तैयार किए गए हैं जो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे। लेकिन ग्रुप 23 के नेताओं ने सबसे पहले पेच इसी मतदाता सूची पर फंसाया।
और एक नई मतदाता सूची तैयार करने की मांग कर डाली। CWC के पास नए अध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति होती है, लेकिन किसी भी बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कार्य समिति ने 1998 में तत्कालीन पार्टी प्रमुख सीताराम केसरी को हटाने के बाद सोनिया गांधी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ग्रुप 23 के सूत्रों का कहना है कि उनके पास रणनीति तैयार करने और CWC में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का समय है। हालांकि समूह CWC में अल्पमत में है और यह संभावना नहीं है कि वे सोनिया गांधी की मंजूरी के बिना कुछ कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं तो यह संभावना नहीं है कि कोई मुकाबला होगा। कांग्रेस का संविधान कहता है कार्य समिति में कांग्रेस के अध्यक्ष, संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता और 23 अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से 12 सदस्यों का चुनाव AICC द्वारा कार्य समिति के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा और बाकी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। पिछले साल पार्टी में सुधारों को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा भी CWC सदस्यों में से हैं। ग्रुप 23 नेताओं ने हाल ही में पार्टी के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं के हटने का मुद्दा भी उठाया था, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर हमला करते हुए पूछा था कि पार्टी में कौन निर्णय ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि सिद्धू चन्नी के बेटे की शादी में आशीर्वाद देने तक नहीं गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बड़े बेटे नवजीत सिंह की शादी बेहद सादे समारोह के साथ हुई। इस दौरान सांसद, विधायक, पार्षद से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक पूरी कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री के बेटे की शादी में पहुंची, लेकिन नहीं पहुंचे तो वे थे प्रदेश के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू। असल में चन्नी के बेटे की शादी में शामिल होने से बचने के लिए सिद्धू लखीमपुर से ही वैष्णो देवी के दर्शन करने निकल गए। माना जा रहा है कि ऐसा सिद्धू ने जानबूझकर किया, क्योंकि CM के बेटे की शादी का निमंत्रण उन्हें पहले ही दिया गया था। लेकिन उन्होंने लखीमपुर खीरी से घर वापस जाने के बजाय अचानक रविवार को वैष्णो देवी मंदिर जाने का फैसला कर लिया। मोहाली में डेराबस्सी के गांव अमलाला के सिमरनधीर कौर के साथ गुरुद्वारा श्री साचा साहिब में मुख्यमंत्री के बेटे नवजीत सिंह की शादी हुई। अपने बेटे की शादी के लिए CM चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर से प्राइवेट कार चलाकर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत यहां शामिल हुए। शादी समारोह में सिद्धू के नहीं पहुंचने से चन्नी और सिद्धू के बीच जारी मतभेद की अटकलों को और बढ़ावा मिल गया। शादी समारोह से इतर नवजोत सिंह सिद्धू इस समय जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि नवरात्रों के दौरान आदिशक्ति मां के दर्शन करने आ पहुंचा। माता वैष्णो देवी के चरण कमलों में आकर धन्य हो गया। शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को बरकरार रखा है और उन्हें जलन हो रही थी कि अनुसूचित जाति समुदाय का एक सदस्य मुख्यमंत्री बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।